नेक्स्ट बात करते हैं गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट में अपन 3 लॉज देखते हैं। सबसे पहले चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? इसमें पी कांस्टेंट होता है, आल्सो एन, मोल मोल तो होता ही है। यानी कि चार्ल्स के नियम में पी कांस्टेंट होगा, और जो ये इक्वेशन ऑफ गैस होती है अपने पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसमें पी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, यानी कि वी इज इक्वल टू के टी, के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। और जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो 1/273.15 गुना वॉल्यूम बढ़ेगा। वी टी इज इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट अपॉन 273.15 डिग्री सेल्सियस। अतः यानी कि पी कांस्टेंट हो गया तो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी होगा, या फिर वी इज इक्वल टू के टी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ये के है वो कांस्टेंट हो गया, के इज इक्वल टू वी अपॉन टी, यानी कि वी अपॉन टी का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। और इसको लोगरिथमिक के रूप में लिखे तो log v इज इक्वल टू log के प्लस log टी, और इसका ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा log के रूप में। ये इसका log के ये कांस्टेंट हो गया, log v और log t के बीच में ये इसकी स्लोप होगी जो कि +1 होती है। इसके बाद v और t के बीच में ग्राफ देखें तो वो इस तरह से होगा, कांस्टेंट होगा, और ये -270 से सेल्सियस तक पीछे जाएगा। इसके बाद इस तरह का ग्राफ देखें कंपेरेटिव, तो इसमें क्या होता है P1 P2 P3 का पता करना होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस तरह का V इधर होगा और T इधर होगा, तो ये जो ग्राफ होगा उसमें ये रख सकते हैं कि मतलब जैसे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो यहाँ पे पी तो पी प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के, क्योंकि पी कांस्टेंट था। और अगर वी को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि ये वी कांस्टेंट कर दिया अपन ने यहाँ सभी के लिए, ये लाइन खींच दी, तो अब पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी होगा, यानी कि जिसका टी ज़्यादा होगा उसका पी भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे टी थ्री ज़्यादा है तो पी थ्री ज़्यादा होगा। इस तरह से पी थ्री इज ग्रेटर देन पी टू इज ग्रेटर देन पी वन। इसके बाद ये इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो ये वी अपॉन वी टी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, तो वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू हो जाएगा। डी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/v एंड इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/t के, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। इसके बाद गेलुसे का नियम देखते हैं। गेलुसे के नियम में वी कांस्टेंट होता है, वी कांस्टेंट होता है, पी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, पी इज इक्वल टू के टी हो जाएगा, यानी कि P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। इसके ग्राफ की बात करें तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा जो कि -270 डिग्री से, यानी कि P और T के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसके बाद कंपेरेटिव स्टडी की बात करें तो अगर इसको P को कांस्टेंट कर दें तो V प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, तो इससे अपन इसका पता कर सकते हैं, यानी जिसका T ज़्यादा होगा उसका V भी ज़्यादा होगा, यानी कि T3 ज़्यादा है तो V3 इज़ ग्रेटर देन V2 इज़ ग्रेटर देन V1। ओपन पात्र में P एंड V कांस्टेंट रहते हैं, चाहे कुछ भाग वायु में चला जाए। ओपन जो पात्र होता है उसमें P एंड V कांस्टेंट रहते हैं। इसके बाद थर्ड नियम देखते हैं, बॉयल्स नियम। बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऑल्सो एन तो रहता ही है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा, यानी कि इसका ग्राफ देखें तो इस तरह से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कि डिक्रीजेज टाइप का होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है P और V के बीच में। अगर इसकी कंपेरेटिव स्टडी की बात करें तो P को कांस्टेंट कर देंगे तो V इससे पी वी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि पी और वी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कॉन्स्टेंट होता है। P1V1 इज इक्वल टू P2V2, log P इज इक्वल टू log K माइनस log V। इस तरह से log का ग्राफ देखेंगे तो ये भी नेगेटिव ढाल आएगी इसकी, -1 log P और log V के बीच में, और ये log जो K है वो इसका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यहाँ से देखें तो D इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, इज़ प्रोपोर्शनल टू P, जैसा कि ऊपर देखा था यहाँ पे, और P इज़ प्रोपोर्शनल टू D, यानी कि डेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा P, प्रेशर। इसमें कंपेरेटिव स्टडी कर रहे थे तो P को कांस्टेंट कर दिया था, और जिसमें V ज़्यादा होगा और उसी का T भी ज़्यादा होगा, तो इस तरह से T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1। और अगर P और P वर्सेस 1/v के ग्राफ की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। P को कांस्टेंट कर देंगे तो 1/v जिसका कम होगा उसका T ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें 1/v सबसे कम किसका है, 1/v सबसे कम है 1/v3 का, तो उसका T3 भी सबसे कम होगा, यानी कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T3 इस वाले ग्राफ में। इसके बाद नेक्स्ट ये लॉ का ग्राफ देख लिया, और PV जो होता है वो कांस्टेंट होता है विद रेस्पेक्ट टू V, यानी कि V बढ़ाएंगे तो PV पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। इस तरह से बॉयल्स लॉ हो गया। बॉयल्स लॉ में ये इक्वेशन होती है कि P1V1 P2V2 इज इक्वल टू P3V3, जिसमें अगर न्यूमेरिकल्स में ये काम में आएगा।
तो इस तरह से अपन तीनों नियम देख ले। चार्ल्स का नियम जिसमें पी कांस्टेंट रहता है, गैल्यूसे के नियम में वी कांस्टेंट रहता है और बोयल्स के नियम में टी कांस्टेंट रहता है। यानी कि ऐसे भी आ सकते हैं कि पी सी और बी टी टी बी, इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके बाद अवोगाद्रो का जो नियम होता है, अवोगाद्रो के नियम में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि मोल की संख्या के प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम। अतः रासायनिक गैसों में मोल्स की संख्या समान रहती है। इसके बाद डाल्टन के नियम की बात करें तो आंशिक दाब का नियम इसको बोलते हैं। T कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, PT यानी कि टोटल जो टेम्परेचर होता है वो PA प्लस PB प्लस PC इनके बराबर होता है। आंशिक दाब इज इक्वल टू कुल दाब इंटू मोल फ्रैक्शन। जो गैसेज रिएक्शन करती है उन पर लागू नहीं होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, क्लोरीन, N2 एंड ऑक्सीजन, इन पर ये डाल्टन का नियम लागू नहीं होता। इसके बाद ग्राम का विसरण नियम, ग्राम के विसरण नियम में भी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं। R यानी कि विसरण की रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/√D के, 1/√D के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे D घनत्व है, या फिर इसको घनत्व जो होता है वो मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/रूट मोलिकुलर वेट भी लिख सकते हैं। इस तरह से विसरण दरों की कंपेरेटिव स्टडी करें तो R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1 इज इक्वल टू √M2/N1। इसके बाद इसकी देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखें तो R यानी कि विसरण की जो दर होती है वो विसरित आयतन अपॉन T के बराबर होती है, यानी कि V/T के बराबर R होगी। तो इससे अपन दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि V1/V2 मल्टीप्लाई बाई T2/T1 इज इक्वल टू √M2/M1 लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड देखते हैं कि R इज इक्वल टू विसरित मोलों की संख्या बटा समय होता है, यानी कि N/T भी R के बराबर होता है। N1/N2 इंटू T2/T1 इज इक्वल टू M2/M1 का रूट भी लिख सकते हैं। इसके बाद R इज इक्वल टू तय की हुई दूरी और समय के बराबर भी होता है, तो L/T भी लिख सकते हैं। तो L1/L2 इंटू T2/T1 √M2/M1। इससे ये सारी क्वांटिटियाँ जिसका पता लगाना हो वो लगा सकते हैं। इसके बाद KTG की बात करें, KTG में प्रत्येक गैस छोटे छोटे कण में अणु से बनी होती है, प्रत्येक गैस छोटे अणु से बनी होती है। ये इसकी KTG के उदाहरण हैं जो कि रियल में नहीं होती है। गैस द्वारा घेरा गया आयतन पात्र की तुलना में नगण्य माना जाता है। गैस अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण नगण्य होता है। गैस अणुओं के मध्य पूर्ण प्रत्यक्ष टक्कर होती है, ये इसमें माना जाता है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो T के यानी कि जो परम ताप होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है। और इसकी इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू VRMS का स्क्वायर। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होगी, गति की इक्वेशन, जिसमें कि दाब P इज इक्वल टू N/m² या फिर पास्कल। M एक अणु का मास है किलोग्राम में और M कुल द्रव्यमान हो गया किलोग्राम में, इन तो M इज इक्वल टू M इंटू N हो जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन को बाद में आगे देखें तो PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का 2/3 होता है। और इसको आगे सोल्व करें तो 3 काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर आ जाएगी 3/2 nRT। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। एन जहाँ पर n मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होती है, और इसको 3/2 PV भी लिख सकते हैं। इसको आगे चलकर हल करें तो 1 मोल के लिए बात करें तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होगी, क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी। और एक अणु के लिए करें तो अणु क्या होता है, उसमें 1 मोल बराबर R/Na हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 और इसको ये R/Na जो होता है इसको K बोल देते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो 3/2 KT ये एक काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 1 मोल एक अणु के लिए। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 होती है। और इस तरह से ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT। एक अणु की काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार देख सकते हैं। इसके बाद आणविक वेग की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू √8 RT अपॉन πm होती है, और इसकी यूनिट m की यूनिट kg होती है। अणुभार kg में होना चाहिए। और इसके V एवरेज क्या हो गया, √8 RT अपॉन πm। इसके बाद VRMS की बात करें तो VRMS का फॉर्मूला होता है 3RT/m अंडर में। VRMS इज इक्वल टू √3RT/m। PV इज इक्वल टू nRT से P/D इज इक्वल टू RT/m होता है। तो VRMS को √3P/D भी लिख सकते हैं। यानी कि VRMS के 2 फॉर्मूले हो गए, 3RT/m का रूट और 3P/D का रूट। इसके बाद VMP मीन एवरेज की बात करें, अधिकतम संभाव्य वेलोसिटी की, तो VMP होता है अधिकतम संभाव्य मोस्ट प्रोबेबल
VMP मोस्ट प्रोबेबल ये बराबर होता है अंडर ऑफ 2RT/m इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2P/d भी लिख सकते हैं। इसके बाद इस तरह से इनकी कंपेरेटिव स्टडी करें तो VRMS सबसे ज़्यादा होती है, V एवरेज उससे कम, फिर VMP होती है, RM इससे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि RMS A एवरेज और M मतलब मीन प्रोबेबल, ये लगभग 1.7 होती है, 1.6, 1.4। परम शून्य ताप 0 केल्विन पर, परम शून्य ताप 0 केल्विन को बोलते हैं, इस पर सभी द्रवों में बदल जाती है। सभी जो द्रव गैसें होती है वो सब द्रव में बदल जाती है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जिसके नीचे सभी गैसों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सभी गैसें द्रव में बदल जाती है परम शून्य ताप पर। इसके बाद आइडियल गैस की बात करें तो सभी संभव T&P पर KTG को व गैस नियमों को फॉलो करती है आइडियल गैस। ये काल्पनिक होती है, ताप उच्च और दाब निम्न होता है आइडियल गैस के लिए, टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो होता है। जैसे कि आइडियल गैस क्या होती है, PV=NRT, जैसा कि अपन जानते हैं। टी जो होता है केल्विन में यूज लिया जाता है, आर की वैल्यू तीन तरह से होती है, 0.0821 यानी कि 1/12 ये होती है लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। दूसरी यूनिट होती है 8.314 यानी कि 25/3, ये जूल पर मोल केल्विन में होती है। इसके बाद 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होती है, ये तीसरी यूनिट है। इस तरह से जहाँ पे भी न्यूमेरिकल में जैसा काम आए वो काम ले लेंगे। इसके बाद PV/NRT की बात करें तो इसमें यदि P न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल में हो और तो V डेसीमीटर क्यूब में होगा, T केल्विन में होगा, तो ये दोनों वैल्यू यूज में कर सकते हैं अपन, 8.314 जूल वाली और 2 कैलोरी वाली, अगर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में हो। यदि P ATM बार और टोर में हो और V लीटर में हो, K केल्विन में, T केल्विन में हो, तो 0.0821 काम में लेनी है। इसके बाद इसकी इक्वेशन की बात करें तो इसमें D घनत्व होता है, तो इसको PV=NRT को P=DRT/m भी लिख सकते हैं, P=DRT/m। इसके बाद कंपेरेटिव स्टडी बात करें, यानी कि कोई सिस्टम P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में जाएगा, तो इनके लिए अगर N1/N2 समान है तो PV=NRT में PV/T/NR के बराबर होता है। तो इस तरह से P1 V1/T1 P2 V2/T2 इस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अवस्था समीकरण कहा जाता है, स्टेट इक्वेशन इसको बोला जाता है, जिसमें P1 V1 T1 से P2 V2 T2 जाते हैं, तो P1 V1/T1 P2 V2/T2 हो जाता है। इसको स्टेट इक्वेशन बोला जाता है। NTP 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM होता है, STP 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार होता है। फॉर न्यूमेरिकल 0.0821 इंटू 273 यानी कि NTP में इसको N और T को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 आता है। अब अपन देखते हैं आदर्श व्यवहार से विचलन कैसे करती है गैसेज। ये तो हो गया आइडियल, उसमें टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है। रियल गैस में क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, टेम्परेचर लो होता है। इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर काम आता है, जो कि संपीड़ित गुणांक द्वारा दर्शाते हैं, जेड द्वारा। PV=NRT होता है, उसमें N1 के लिए PV=RT हो जाएगा, और Z=PV/RT होता है, यानी कि PV/RT का जो रेशियो होता है उसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि जेड बोलते हैं। जेड अगर 1 के बराबर होगा तो आदर्श गैस के लिए काम करेगी, जेड 1 से बड़ा होगा या फिर कम होगा तो वास्तविक गैस होगी। Z=greater than 1, अगर जेड 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण आकर्षण से ज़्यादा होगा और आसानी से द्रवीकरण नहीं हो पाएगा। और जेड अगर 1 से कम होगा तो आकर्षण प्रतिकर्षण से ज़्यादा होगा और द्रवीकरण आसानी से हो जाएगा, जैसा कि Z=V real/V ideal का रेशियो होता है। इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इस तरह से होता है, ये वाला ग्राफ, इस जैसे कि P और V का जो ग्राफ देखेंगे वो इस तरह से होगा। ये तो आइडियल ग्राफ हो गया, और विचलन होने के बाद यानी कि जेड अगर 1 से बड़ा होगा तो VI से बड़ा होगा, रियल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो आइडियल गैस से ज़्यादा होगा। इस तरह से ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये ग्राफ इस तरह डेविएशन दिखाएगा जेड इसमें। और अगर जेड 1 से कम होगा तो वो इस तरह से रियल गैस का इक्वेशन हो जाएगी, ये भी होगा, ये P होगी, और इस तरह से ये डेविएशन दिखाएगा। इसके बाद जेड की बात करें, इसका एक्सप्लेनेशन अभी तीनों का इधर देखेंगे कि अति न्यून ताप यानी कि लगभग 0 पर सभी गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती है। जैसा कि यहाँ पे देखा, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आदर्श व्यवहार दिखाती है, यानी कि इस तरह से इनका ग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ पे भी ये इस तरह से इनका ग्राफ जेड और P के बीच में, ये जेड और P के बीच में,
ये 3 अलग अलग टेम्परेचर पर ये अलग अलग गैसें हैं, ये इस तरह से व्यवहार दिखाएगी। यहाँ Z इक्वल टू 1 यानी कि आदर्श व्यवहार है, यानी कि आदर्श व्यवहार लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर सभी आदर्श व्यवहार दर्शाएगी। H2 और हीलियम के लिए Z 1 से बड़ा होता है ऑलवेज, अतः इनका द्रवीकरण आसानी से नहीं हो सकता। इस तरह से ये जो ये द्रवीकरण के लिए ये ग्राफ नीचे जाता है, लेकिन H2 और हीलियम आसानी से द्रवीकृत नहीं हो पाती, इस ग्राफ के अनुसार भी देख सकते हैं। इसके बाद इनका द्रवीकरण आसानी से नहीं होता। कुछ गैसेज जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आदि हेतु पी बढ़ाने पर जेड का मान पहले घटता है फिर बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि पी बढ़ाने पर पहले तो इनका मान घटेगा जेड का, फिर उसके बाद बढ़ेगा। तो इस तरह से इस ग्राफ को देख सकते हैं। ये इसकी कंपेरेटिव टेम्परेचर के रिलेटेड में स्टडी होगी, यानी जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। ये इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे T1 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T3, यानी जिसका स्लोप कम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसके बाद रियल गैस इक्वेशन की बात करें तो रियल गैस इक्वेशन जो होती है वंडरवाल के अकॉर्डिंग KTG की जो 2 अवधारणाएं थी वो गलत थी। जैसे गैसों द्वारा घेरा गया वॉल्यूम पात्र की तुलना में नगण्य नहीं होता है। गैस के अणुओं में इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन नगण्य नहीं होता है। वंडरवॉल इक्वेशन जो उसकी बात करें तो P प्लस इसमें कुछ ये कांस्टेंट इसने जोड़े थे वंडरवॉल ने, जो कि फैक्टर से रियल गैस के लिए P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ए, P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ए इंटू वी माइनस एन बी, यानी कि P में तो एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर जोड़ेंगे और V में से एन बी घटाएंगे तो NRT के बराबर होगा। तो इस तरह से देखते हैं। इसमें वंडरवाल नियतांक ए और बी, ये ए और बी वंडरवाल नियतांक बोले जाते हैं, जो अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण की जानकारी देते हैं। ए तो क्या करता है, ए जानकारी देता है अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण की, जिसमें अगर ए ज़्यादा होगा या ए ज़्यादा होगा तो आकर्षण ज़्यादा होगा, ए कम होगा तो आकर्षण कम होगा। आकर्षण ज़्यादा होगा तो द्रवीकरण आसान होगा और आकर्षण कम होगा तो द्रवीकरण आसान नहीं होगा। इसकी इक्वेशन की बात करें तो P इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यूनिट की बात करें तो इस तरह से इसकी यूनिट निकालेंगे तो एक यूनिट आ जाएगी ATM लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है ए की वंडरवाल नियतांक। अब दूसरे नियतांक की बात करें बी की, तो ये गैसीय जो अणु होते हैं उनके आयतन की जानकारी देता है, यानी गैस के अणु को आयतन की जानकारी देता है, जिसमें अगर बी बढ़ेगा तो आकर्षण कम होगा और बी कम होगा तो आकर्षण बढ़ेगा, यानी कि आकर्षण बी बढ़ेगा तो द्रवीकरण आसान नहीं होगा और बी कम होगा तो द्रवीकरण आसान होगा। इसकी यूनिट देखें तो वो होती है लीटर पर मोल ATM, ये तो इसकी बात है। इसकी बी की यूनिट होती है लीटर पर मोल। इसके बाद देखते हैं कि दाबों में जो संशोधन होता है वो किस तरह से होता है, यानी कि ये कैसे आए वो देख रहे हैं अपन, ये इक्वेशन कैसे आई। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, PI ग्रेटर देन PR, और इस तरह से ये इसके प्रोपोर्शनल होने के बाद एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं। और वॉल्यूम में संशोधन में जो वर्जित आयतन है उसको माइनस कर देते हैं NB को। इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। और VC 4 के बराबर होगा जो कि वर्जित आयतन है। इसके बाद रेशियो की बात करें तो A अपॉन बी का रेशियो अगर बढ़ेगा तो द्रवीकरण आसान होगा, क्योंकि A बढ़ेगा और B कम होगा, तो इसलिए ये रेशियो बढ़ेगा। और A अपॉन बी की जो यूनिट होती है वो ATM लीटर पर मोल होती है। A अपॉन बी का रेशियो बढ़ेगा तो द्रवीकरण आसान होगा, यानी कि Z 1 से कम होगा और TC क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा। A अपॉन बी का रेशियो कम होगा तो द्रवीकरण आसान नहीं होगा, Z 1 से बड़ा होगा और TC कम होगा। निम्न दाब पर इक्वेशन P तो कम होगा, V ज़्यादा होगा, तो उसमें 4n इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को अगर सोल्व करें तो V इज ग्रेटर देन तो B 0 के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद अपने पास Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VRT होता है, यानी कि Z की वैल्यू एक में से कम हो रहा है तो यानी कि एक से कम होगी तो द्रवीकरण आसान होगा, यानी कि निम्न दाब पर ये जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग द्रवीकरण आसान होगा। और उच्च दाब पर यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद में ये सारी समीकरण के बाद Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT होता है, जो कि 1 में कुछ ऐड हो रहा है इसलिए Z इज ग्रेटर देन 1 होगा, द्रवीकरण आसान नहीं होगा। यहाँ पे द्रवीकरण आसान होगा क्योंकि Z 1 से कम है। इस तरह निम्न ताप पर तो द्रवीकरण आसान होगा, उच्च ताप पर द्रवीकरण आसान नहीं होगा। ये वंडरवाल इक्वेशन के द्वारा अपन ने देख लिया। इसके बाद A जो पोलार होता है वो ज़्यादा होता है A नॉन पोलार से, यानी कि जो A कांस्टेंट था एवोगाड्रो का उसके अनुसार A नॉन पोलार से ज़्यादा होता है। A इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, दोनों नॉन पोलार होंगे, दोनों नॉन पोलार
यानी कि मोलिकुलर दोनों जब नॉन पोलर होंगे तो मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है ए। और द्रवीकरण के लिए NH द्रवीकरण किसका किसका क्या कैसे होगा, तो NH3 पोलर होता है, तो पोलर का सबसे पहले द्रवीकरण होगा, फिर CO2, फिर O2, फिर H2, इस तरह से द्रवीकरण की क्रम हो गया। इसके बाद लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, द्रवीकरण कैसे होता है। सर्वप्रथम द्रवीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का किया गया था 30.1 डिग्री सेल्सियस में बाय थॉमस एंड्रयूज ने कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले द्रवीकरण किया था। इसमें क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, सामान्यतः टेम्परेचर कम करके द्रवीकरण किया जाता है, जैसे कि 30.98 डिग्री सेल्सियस इसके लगभग। इसके बाद ये द्रवीकरण की बात करें तो ये इसकी इक्वेशन होती है, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम हो गया, यानी कि वॉल्यूम अपन वॉल्यूम कम करते जाएंगे, जैसे कि T1 इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट पर वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी इस तरह से ये इसकी देखने को मिलती है। यहाँ पे जो होती है गैसियस स्टेट होती है बी से सी तक ये लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम रहता है, और सी से डी तक ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो है ये मैक्सिमम गुणांक है, और ये यहाँ इस तरह से आइडियल बिहेवियर करती है। इसमें अपन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये जो TC होता है जिसके ऊपर द्रवीकरण नहीं हो सकता, क्रांतिक ताप इसको बोलते हैं, ये हो गया TC, यानी कि ये TC, जैसे कि यहाँ पे T4 TC के रूप में काम करेगा, जिसके आगे द्रवीकरण नहीं हो सकता, यानी कि TC पर VC और PC प्राप्त होते हैं, और TC क्रांतिक ताप हो गया। TC इज इक्वल टू 8A/27 RB होता है, ये याद रख सकते हैं कि TC इज इक्वल टू 8A/27 RB होता है। और AB जो है वो संघनन, AB में संघनन होगा, BC में गैस एवं द्रव का इक्विलिब्रियम होगा, ये वाला इक्विलिब्रियम। C जो है द्रवीकरण पूर्ण हो जाएगा यहाँ पे, और ये सॉलिड स्टेट हो जाएगी। इसके बाद बात करें तो क्रांतिक ताप पर क्रांतिक दाब, यानी कि इस T4 पर जो VC प्राप्त होगा, क्रांतिक ताप पर जो PC दाब होगा, उसके सूत्र होता है A/27B², ये PC हो गया। TC एंड PC पर क्रांतिक आयतन की बात करें तो VC इज इक्वल टू 3B होगा। इस तरह से क्रांतिक स्थिति पर ZC जो होता है वो 3/8 के बराबर होता है, Z यानी कि Z 1 से कम होता है, इसलिए द्रवीकरण हो जाएगा। इस तरह से अपन देखें, इनमें देखें टेम्परेचर का क्रम ऑर्डर देखें तो T5 सबसे ज़्यादा, T4, फिर T3, T2, T1, इस तरह से ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और वो टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो इसका लिक्विफिकेशन हो जाएगा, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद TB बॉयल का तापमान क्या होता है, जहाँ पर रियल गैस TB आइडियल गैस व्यवहार शो करे, यानी कि बॉयल के टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार करती है। TB इज इक्वल टू, यानी कि बॉयल टेम्परेचर A/RB के बराबर होता है। और इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है इन्वर्स टेम्परेचर। TI क्या होता है, इन्वर्स टेम्परेचर जिस पर गैस जूल थॉमस प्रभाव नहीं दर्शाती है उसको इन्वर्स टेम्परेचर बोलते हैं। गैस का तापन और शीतलन नहीं होता है, जूल थॉमस इस प्रभाव के अनुसार गैस का तापन और शीतलन नहीं होता है इन्वर्स टेम्परेचर में। इन्वर्स टेम्परेचर बराबर होता है 2A/RB के, यानी कि इन्वर्स टेम्परेचर इसका डबल होता है बॉयल टेम्परेचर का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं TI सबसे बड़ा, फिर TB, फिर TC, तो 2:1:8/27 होता है इनमें, क्योंकि यहाँ पे TC क्या था 8/27 A/RB। तो इस तरह से ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हो गया।